चलो भाई ध्यान दो जरा। आज की क्लास है, क्लास नंबर ये वैसे तो होगी 86वें नंबर की क्लास है, ठीक है। 85 हुई ना इससे पहले, ठीक है। और इसे अच्छे से कवर करके जाना, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा बताओ जरा, क्वेश्चन यहाँ पे ये है, पंचायत भंग होने के कितने दिनों के अंदर चुनाव होना चाहिए? तो कितने महीने होने चाहिए? 6। अगर क्या है, पंचायतें भंग होती है तो चुनाव कितने दिन के अंदर होना अनिवार्य है? तो हम कहेंगे 6 माह के, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि ग्राम पंचायतों का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यहाँ पे ग्राम पंचायतों की बात हो रही है, पंचायती राज नहीं, सिर्फ ग्राम पंचायतों की बात हो रही है। ग्राम पंचायतों का वर्णन किस में आता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 40 में आता है, आर्टिकल 40। और अगर कहता पंचायती राज, बताओ जरा, 243 ए से लेकर 243 ओ तक। और यहाँ से पंचायती राज से तो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सारे आर्टिकल हमें याद होने चाहिए, ए से लेके ओ तक कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अनुच्छेद की अगर बात करें, यानी पंचायतों का वर्णन किस भाग में आता, भाग कहे तो भाग 9 रहेगा, अनुच्छेद कहा तो 243 ए से 243 ओ तक। अगर पूछ लिया जाए सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर में। कहाँ लागू हुआ? राजस्थान के नागौर में। नागौर में। और कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। तो कितने दिन के अंदर चुनाव होना अनिवार्य? कितने दिन? 6 माह। कितने दिन होगा? 6 माह। पंचायतों का वर्णन, अगर ग्राम पंचायत का वर्णन 40, ग्राम पंचायत का वर्णन 40, भाग कहे तो 9, भाग कौन सा रहेगा? 9। अगर पूछ ले सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? राजस्थान के नागौर में। कहाँ लागू हुआ? राजस्थान के नागौर में। अगर पूछ लिया जाए आर्टिकल कौन सा रहेगा? 243 ए से 243 ओ तक। अगर पूछ लिया जाए कि, अगर पूछ ले यहाँ पे सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान के नागौर में, कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959। बताओ अच्छा दूसरा राज्य कौन सा रहा फिर? दूसरा राज्य रहा था आंध्र प्रदेश। कौन सा रहा था? आंध्र प्रदेश। कब? 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर 1959 में ये लागू कर दिया गया। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। अगर पूछ ले संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में हम कहेंगे 24 अप्रैल 1993। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताएं जरा, अगर भारत के अंदर पंचायती राज दिवस मनाया जाता तो हम कहेंगे 24 अप्रैल, लेकिन उत्तराखंड में कब मनाते हैं? उत्तराखंड में 4 अप्रैल। उत्तराखंड में 4 अप्रैल। अगर पूछ ले उत्तराखंड में कब लागू किया गया था? 4 अप्रैल 2016। 4 अप्रैल 2016। याद रहेगा इतना। इसके बाद अब यहाँ पे अगर पूछ ले कि पंचायतों को यानी संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में दिया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो हम कहेंगे कौन से संशोधन में दिया? 73वां संविधान संशोधन 1992। लेकिन इसे पूर्ण रूप से भारत में कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993। लेकिन अगर सबसे पहले कहे तो कहाँ लागू हुआ? राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर। भारत के अंदर पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण कितना है? तो 50%। कितना है? 50% कब कर दिया? 2008। लेकिन अगर कहे उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कब लागू हुआ? 4 अप्रैल 2016। भारत में कब लागू हो रहा है? 24 अप्रैल। भारत में 24 अप्रैल, 24 अप्रैल 1993। लेकिन अगर कहता उत्तराखंड में कब लागू हुआ? 4 अप्रैल 2016। याद रहेगा इतना, ठीक है। इसके बाद अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने भी पढ़ा कि पंचायती राज का वर्णन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में आता है? तो हम कहेंगे 243 ए से 243 ओ तक। 243 ए से 243 ओ तक। अब यहाँ पे बात कर लेते, सबसे पहली बात करेंगे 243 ए में। तो ध्यान रखना क्या आती है? ग्राम सभा। क्या आती है? ग्राम सभा। कक्षा क्या है इसका लॉजिक लगा रखा है, तो सिर्फ याद रखना है 243 ए में क्या आती है? तो ग्राम सभा। अब यहां से बी से याद रखना है। बी से मतलब क्या होगा? बनना। बी से क्या रहेगा? बनना।
बनना का मतलब क्या होगा, पंचायतों का गठन। यानी 243 बी में ये बात कही गई कि पंचायतों का गठन कैसे कैसे होना है, तो ये बात किस में कही गई, 243 बी में। सी में की बात करें, सी से हो जाता है संरचना, पंचायतों की संरचना, ये किस में आता है, 243 सी में। तो ए से क्या हो गया, ग्राम सभा, ए से ग्राम सभा, बी से क्या हो गया, बनना, बी से बनना, सी से संरचना, किसकी संरचना, पंचायतों की, किसकी संरचना, पंचायत, और डी से क्या हो जाता है, आरक्षण। ठीक है, डी का मतलब हम यहाँ पे निकाल लेंगे दबे हुए, और दबे हुए को दिया जाता है क्या, आरक्षण। तो ध्यान रखना 243 डी का मतलब हम क्या निकालते हैं, आरक्षण। क्या निकालेंगे, आरक्षण। डी से क्या बन जाता है, दबे हुए, और दबे हुए को दिया जाता है क्या, आरक्षण, याद रहेगा। इसके बाद ई से हमेशा ध्यान रखना, ई से यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपायर, ई से क्या लिखा हुआ है, एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब क्या होता है, एक्सपायर हमेशा अवधि होती है, एक्सपायर हमेशा अवधि होगी। तो इसमें हम कहेंगे पंचायती राज की क्या, या पंचायतों की क्या होगी, अवधि होगी। ये किसमें कही गई बात, 243 ई में। एफ का मतलब होता है फेल, और फेल यानी हम कहते हैं योग्यता। अगर भाई आपकी योग्यता नहीं है तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो इस तरह से याद रखना है। ए से क्या होगी, ग्राम सभा, बी से क्या होता है, बनना, बनने का मतलब हम क्या निकालेंगे, पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। सी से क्या होगी, संरचना, यानी बात किसकी संरचना की हो रही है, पंचायतों की। और डी से क्या हो गया, दबे हुए, और दबे हुए को क्या देते हैं हम, आरक्षण, दबे हुए को आरक्षण। यानी पंचायतों में आरक्षण की बात किसमें कही गई, 243 डी में। ई से क्या हो जाता है, एक्सपायर, और एक्सपायर हमेशा क्या होती है, अवधि। तो पंचायतों की अवधि की बात कही गई 243 ई में। एफ की बात करते फेल, फेल कब होंगे, अगर आपके पास योग्यता नहीं है। तो पंचायतों की योग्यता की बात कही गई 243 एफ में। ए में बताओ क्या कहा, ए में ग्राम सभा, बी से बनना, बी से बनना, सी से संरचना, सी से संरचना, डी से आरक्षण, डी से आरक्षण, और ई से एक्सपायर, एक्सपायर का मतलब अवधि, ई से अवधि, और एफ से योग्यता, एफ से योग्यता, याद रहेगा। इसके बाद भाई यहां से जरूर आना है क्वेश्चन, ध्यान रखना जरा। इसके बाद अगर बात करें जी, 243 जी, बताओ क्या है, ग्रुप कह सकते, जी से बनता है ग्रुप, जी से ग्रुप। अब ग्रुप किसका बनेगा, शक्ति, अधिकार, उत्तरदायित्व, यानी यानी पंचायतों की क्या क्या शक्ति होंगी, क्या क्या उनके अधिकार होंगे, क्या क्या किसके प्रति वो उत्तरदायी होगी, सारी बात किसमें कही गई, 243 जी में। तो ध्यान रखना, शक्ति, अधिकार और उत्तरदायी ये किसमें आता है, 243 जी में, 243 जी में। और एच का मतलब क्या है, हरना, हरने का मतलब यहाँ पे कर से है, हरने का मतलब क्या है, यहाँ पे कर से। यानी पंचायतें कौन कौन से कर लगा सकती है, जैसे मेला कर होता है, बाजार कर होता है, देखे भी होंगे तुमने। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे 243 एच में क्या होगा, तो हम कहेंगे हरना। हरने का मतलब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कर से, कि कौन कौन से कर आरोपित कर सकती है पंचायतें, वो सारा ब्यौरा किस में आता है, 243 एच में। आई से क्या हो जाती है, इनकम। अब ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 243 आई में क्या हो जाती, इनकम। इनकम का मतलब पैसा, इनकम का मतलब पैसा, और पैसे कौन देखता है, तो हम कहेंगे वित्त आयोग। तो हम कह सकते हैं राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग किस में आ जाता है, तो हम कहते हैं तो 243 आई में। लेकिन अगर कहता है केंद्रीय वित्त आयोग की अगर मैं बात करूं, तो केंद्रीय वित्त आयोग किस में आता है, तो हम कहते हैं 280। ये भी इंपोर्टेंट है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। अच्छा बजट बताओ किस में आता है, अगर पूछ ले बजट किस में आता है, तो हम कहते हैं 112। ठीक है जी, बजट आ गया। अगर पूछ ले, यहाँ पे एक और पूछा जाता, बजट हो गया, और एक और उसमें एक और पूछा जाता है, एक पूछा जाता है अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, वो भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बाकी तो सारे आर्टिकल तुमने अच्छे से रटवा रखे हैं। ठीक है, इसके बाद जे की बात कर लेते। जे, जे का मतलब यहाँ पे जोखा, जोखा का मतलब लेखा जोखा, यानी पंचायतों का लेखा जोखा, वो सारा किस में आता है, 243 जे में। जे से जांच भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद के, अब के का मतलब होता है कैंडिडेट,
के का मतलब कैंडिडेट, और कैंडिडेट का क्या होता है? निर्वाचन। कैंडिडेट का क्या होगा? निर्वाचन। हमें यहाँ पे कैंडिडेट नहीं याद रखना, हमें सिर्फ याद रखना निर्वाचन। यानी अगर पंचायतों में निर्वाचन की बात किस आर्टिकल में कही गई है तो 243 के। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एल, एल का मतलब लो, लो का मतलब कानून से। संघ राज्य में कानून बनाने की जो शक्ति है, संघ राज्य में कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास रहेगी? पंचायतों से रिलेटिव, तो हम कहेंगे पंचायती राज। ये सारी बात किसमें कही गई? 243 एल में। तो यहाँ पे जी से क्या हो गया? गुरु, एच से क्या हो गया? हरना, एच से क्या हो गया? हरना। हरने का मतलब हम क्या निकालेंगे? कर। कौन कौन से कर आरोपित कर सकती है? पंचायतें। 243 आई, आई का मतलब इनकम, इनकम का मतलब पैसा, पैसा कौन देखेगा? वित्त आयोग। समझ में आ गया? इसके बाद जे से क्या होगा? जोखा या जांच कह सकते हैं, लेखा जोखा की जांच रखती है। इसके बाद के का मतलब क्या होगा? कैंडिडेट, और कैंडिडेट का हमेशा क्या होता है? निर्वाचन। एल की बात यानी लो, लो का मतलब संघ राज्य में कानून बनाने की इसकी शक्ति रहेगी, ठीक है। और साथ में एम, कहां कहां इसे लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो सारी बात किसमें कही गई? 243 एम में। तो लागू न होना अर्थात मना की बात हुई। एम का मतलब यहाँ पे हो जाता है मना, एम का मतलब मना, कहां कहां लागू नहीं होगी। तो ये बात किसमें कही गई? 243 एम में। तो ए में बताओ क्या था? ए में ग्राम सभा, बी में बनना, बी में बनना, बी में बनना, सी में संरचना, सी में संरचना, डी में आरक्षण, डी में आरक्षण, दबे हो को दिया गया आरक्षण। ई में एक्सपायर, एक्सपायर का मतलब अवधि, एक्सपायर का मतलब अवधि। और अगर पूछ ले यहाँ पे एफ, एफ होगा फेल, फेल यानी योग्यता। अगर पूछ ले जी का मतलब क्या होगा? ग्रुप किसका होगा? शक्ति, अधिकार, उत्तरदायित्व, शक्ति, अधिकार, उत्तरदायित्व। एच का मतलब क्या होगा? एच का मतलब हरना, हरना का मतलब कर। कौन कौन से कर लगा सकती है? पंचायतें। इसके बाद अगर बात करें आई, आई से क्या होगा? इनकम, आई से होगा इनकम, इनकम यानी वित्त आयोग। और 280 तुम्हें याद रखना ही रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जे का मतलब क्या होगा? जोखा या जांच कह सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद के का मतलब क्या होगा? और कैंडिडेट का क्या होता है? निर्वाचन, कैंडिडेट का निर्वाचन। एल का मतलब क्या होगा? लो का यानी राज्य, राज्य यानी संघ राज्य पे कानून बनाने की शक्ति रहेगी इसके पास। इसके बाद अगर एम का मतलब क्या होगा? मना, कहां कहां इसे लागू नहीं किया जाएगा, ये बात इसमें कही गई। और इसके बाद बात कर लेते हैं एन, एन का मतलब हो जाता है यहाँ पे पंचायतों का निरंतर, यानी पंचायतों का निरंतर बना रहना। ये बात किसमें कही गई? 243 एन में। और ओ की बात करें तो ऑब्जेक्शन, ओ से क्या बनेगा? ऑब्जेक्शन, यानी न्यायालय का, न्यायालय भी इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे ध्यान रखना, एन का मतलब पंचायतों का निरंतर बना रहना, ओ का मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्शन, यानी न्यायालय का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके बाद भारतीय संविधान की आत्मा, सभी को पता है किसे कहते हैं? प्रस्तावना। और ये तो हमें पता ही है, प्रस्तावना हमने कहां से ली है? कहां से ली? अमेरिका। प्रस्तावना कहां से ली? अमेरिका। लेकिन अगर पूछ ले भाषा कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया। कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया। बताओ संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यूएसए, मौलिक अधिकार यूएसए। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य रूस। कहां से लिए? रूस। अगर नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। अगर पूछ ले राष्ट्रपति की, अगर हम पूछ ले कि राष्ट्रपति का यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कहां से ली? अमेरिका। तो ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य कहां के? तो हम कहेंगे रूस। और मौलिक अधिकार कहां के? अमेरिका। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। कहां के? आयरलैंड। इसके अलावा पूछा गया था भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा था? आर्टिकल 32। किसे कहा था? आर्टिकल 32। अगर पूछ ले ये प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव। किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव। लेकिन प्रस्तावना को किस संशोधन में जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 42वां संशोधन।
और कब हुआ था? 1976। इस 42वें संशोधन को हम क्या कहते हैं? लघु संविधान। लघु संविधान। इसी में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हम कहते हैं कि अगर मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। अब कितनी है? 11। लेकिन हम देखो, हम अब देखते हैं कितनी है? 11। तो 11वां कौन सा है फिर? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। अगर पूछ ले कौन से संशोधन में जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002। लेकिन अगर पूछ ले जब अपना संविधान बन के तैयार हुआ, क्या उसमें थे? नहीं। फिर हम एक समिति देखते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार हम 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ते हैं। और अगर पूछ ले 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता तो कौन से संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन 1976। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या संविधान में प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? केवल एक बार। कितने शब्द जोड़े गए? 3। कौन कौन से? हाँ, समाजवाद। पहला कौन सा था? समाजवाद। दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्रस्तावना किस दस्तावेज पर आधारित है? तो हम कहेंगे उद्देश्य संकल्प। किस पे है? उद्देश्य संकल्प। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताओ अच्छा कब रखा? 13 दिसंबर 1946। 1946। तो ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा बताओ जी जरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अगर भारत ने पंचवर्षीय योजना को किस देश से लिया है? तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। भारत ने पंचवर्षीय योजना को किस देश से लिया? रूस से। कहां से लिया है? रूस से। अगर किस सूची में रखा है? इसे किस सूची में रखा है? तो समवर्ती सूची में। कौन सा रखा? समवर्ती। पहली अनुसूची का संबंध बताओ। पहली संघ और राज्य। पहली संघ और राज्य। दूसरी वेतन। दूसरी वेतन। तीसरी शपथ। तीसरी शपथ। चौथी निर्वाचन। चौथी निर्वाचन। पांचवी SC ST। पांचवी SC ST। छठी 4 राज्यों का आवंटन। छठी 4 राज्यों का आवंटन। सातवीं शक्तियों का बंटवारा। सातवीं शक्तियों का बंटवारा। आठवीं 22 भाषा। आठवीं 22 भाषा। नवीं संपत्ति। नवीं संपत्ति। अगर संपत्ति ना हो तो भू राजस्व से आ जाते। या इसके बाद अगर 10वीं कहे तो दल बदल। 10वीं दल बदल। 11वीं पंचायती राज। 11वीं पंचायती राज। 12वीं शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र कह देंगे या नगर पालिका कह सकते, नगर निकाय होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पहली अनुसूची किससे? तो संघ और राज्य। दूसरी वेतन। तीसरी शपथ। चौथी निर्वाचन। पांचवी SC ST। पांचवी SC ST। छठी 4 राज्यों का आवंटन। छठी 4 राज्यों का आवंटन। सातवीं शक्तियों का बंटवारा। अब जरा यहाँ रुकते हैं। हमने पढ़ा था कि 7वीं अनुसूची का संबंध किससे? शक्तियों के बंटवारे से। शक्तियों के बंटवारे से। इसके अंतर्गत कितनी सूची आती है? 3 आती है। पहली कौन सी थी? पहली थी हम कहते हैं संघ सूची। दूसरी कौन सी? राज्य सूची। दूसरी राज्य सूची। और तीसरी समवर्ती। तीसरी कौन सी थी? समवर्ती। हमने इसमें पढ़ा था कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल किसे? केंद्र सरकार को। ये पढ़ा था। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सूची। यानी इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था 3 सूचियां आती हैं। ठीक है। 3 सूची आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। संघ सूची में ध्यान रखना, कानून बनाने का अधिकार केवल किसे था? केंद्र सरकार को। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को, लेकिन समवर्ती पर दोनों बना सकती है। समवर्ती पर दोनों बताओ अच्छा इसमें विषय कितने थे? इसमें पहले कितने थे? 97। अब कितने हो गए? 100। ये ध्यान रखना। अगर संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 97। जैसे हम कहेंगे जनगणना मामले आ जाते हैं और डाक विभाग आ जाता है, यानी केंद्र सरकार से रिलेटिव वो सारे विषय किस में आते हैं? संघ सूची में। अगर इसमें कहें, इसमें बताओ अच्छा इसमें कितने थे? 47 थे। 66 होंगे। हाँ इसमें आते हैं। तो इसमें कितने थे?
66 से, इसमें घटे ना, 66 से 61, 66 से 61, ये ध्यान रखना है। साथ में समवर्ती की बात करूं, इसमें कितने थे, इसमें 47 थे, इसमें कितने हो गए 52। ये भी ध्यान रखना भाई, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना जरा। किसी दिन इन्हें डीप करके अच्छे से बताऊंगा जब टॉपिक में लूंगा। क्लियर हो गया, आगे चले। तो यहाँ पे पूछा गया था भारत ने पंचवर्षीय योजना को कहां से लिया, रूस से। कहां से लिया, रूस से। और यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए किस सूची में रखा गया, समवर्ती सूची। कौन सा, समवर्ती। योजना आयोग की स्थापना कब होती है, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। एक क्वेश्चन बताओ अच्छा जरा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1952। बहुत बढ़िया जी, 1952। अगर बात करें यहाँ पे उद्देश्य क्या है इसका, योजनाओं के माध्यम से देश का विकास करना। किसका था उद्देश्य, योजना आयोग, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। एक क्वेश्चन बताओ, ध्यान आया, लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, 1921। इसमें सदस्य कितने होते हैं, इसमें सदस्य कितने होंगे, 22। ध्यान रखना 22। अगर पूछ ले लोकसभा से कितने, लोकसभा से और राज्यसभा से 7। अगर लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है प्राकलन समिति। किसे कहते हैं, प्राकलन। गठन बताओ कब हुआ था, 1950। प्राकलन समिति का गठन कब हुआ था, 1950। लेकिन इसमें सदस्य कितने होते हैं, 30। 30 के 30 कहां से आते हैं, लोकसभा। कहां से आते हैं, लोकसभा। तो भाई इससे इंपोर्टेंट करना, ये कभी भी टपक जाता है यहां से क्वेश्चन, ध्यान रखना जरा, ठीक है। अगर बात करें योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। अगर उद्देश्य क्या है, योजनाओं के माध्यम से देश का विकास करना या योजनाओं को बनाना। इसके बाद अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। होता था, अब तो खैर होता नहीं। अगर पूछ ले योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम अध्यक्ष कौन थे इसके, नरेंद्र मोदी। लेकिन इसका तो नाम बदल दिया, नाम क्या कर दिया, नीति आयोग। कब कर दिया, 1 जनवरी 2015। यानी इसका पहले नाम क्या था, योजना आयोग, अब नाम क्या कर दिया, नीति आयोग। इसके अलावा योजना आयोग का उपाध्यक्ष, अगर योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। अगर योजना आयोग कैसी संस्था है, गैर संवैधानिक, इसका संविधान में कहीं वर्णन नहीं है। इसके बाद अगर बात करें योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब कर दिया, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये भी कई बार आ गया और ये भी कई बार आ गया। लेकिन ये भी कैसी संस्था है, गैर संवैधानिक, इसका भी संविधान में वर्णन नहीं है। इसके बाद इसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। या नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो हम कहेंगे नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के कौन थे, नरेंद्र मोदी जी। समझ में आ गई बात। लेकिन योजना आयोग के कहे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल। बताओ जरा, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, इनका नाम क्या था, नरेंद्र मोदी जी। लेकिन अगर प्रथम उपाध्यक्ष की बात करूं, अरविंद पनगड़िया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया और ये भी कई बार आ गया है। दूसरे उपाध्यक्ष कहे तो राजीव कुमार। दूसरे कौन है, राजीव कुमार। वर्तमान में कौन है, सुमन बेरी। वर्तमान में सुमन बेरी, याद रहेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952। देखो इसका काम क्या होता है, योजना बनाने का काम योजना आयोग को, उस पे अनुमोदन का मतलब सही गलत, यानी जो गलतियां मिस्टेक होगी उसे निकालने का काम किसका होगा, तो हम कहेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन कब होगा, 6 अगस्त 1952। अगर बात करें इसके अध्यक्ष भी कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री जी। कार्य क्या होगा, योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदन देना, यानी जो गलतियां उसमें सुधार करने का काम किसका रहता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना, बताओ कब से कब तक, 1951 से 56, 51 से 56। अगर मॉडल क्या था इसका,
हेराल्ड डोमर। हेराल्ड डोमर पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? हेराल्ड डोमर। अगर प्राथमिकता दी तो किसे? प्राथमिकता दी थी कर्सी। किससे दी? कर्सी। विकास दर कितनी रखी गई? तो विकास दर रखी गई थी 2.1। अगर पूछ ले इसमें, ये तो दर रखी गई थी लेकिन बढ़ के कितनी मिली थी? 2.7, यानी ज्यादा मिली थी किसमें? पहली पंचवर्षीय योजना में। अगर पूछ ले इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी, अगर पूछ ले सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई थी 3 में हम कहेंगे पहले भाखड़ा नागल, दूसरा दामोदर और तीसरा हीराकुंड। अच्छा बता सकते हो भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पे? तो नदी की बात करें तो इसमें ध्यान रखना सतलज। कौन सी है? सतलज। अगर पूछ ले दूसरी दामोदर किस पे? फिर ये किस पे रहेगी? दामोदर। ठीक है। और हीराकुंड हो जाती है महानदी। ये किस पे? महानदी। ठीक है। तो ध्यान रखना जरा, अगर पहली पंचवर्षीय योजना में देखो, पहली अगर हम कहें कि जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने में बहुत ज्यादा क्या हुई थी? कठिनाई। तो हम देखते पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई 5 साल के लिए, जिसमें कहा गया कि हमारे पास क्या खाने के लिए अनाज नहीं है, क्योंकि उससे पहले अनाज कहाँ से मंगाया जाता था? विदेश से, यानी बाहर से। तो सबसे पहले प्राथमिकता हमने किसे दी थी? कृषि को। और कृषि को प्राथमिकता देंगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए क्या भाई, नहरें वगैरह, नहरों की जरूरत पड़ेगी, सिंचाइयों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा, क्या लगाया इसमें हमने, यानी सिंचाई परियोजना लगाई गई, जिसमें नाम आया भाखड़ा नागल बांध परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड। ये हीराकुंड तो कई बार एग्जाम में पूछा गया। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे? तो महानदी। और कहां से? ये तो उड़ीसा। कहां से? ये उड़ीसा। याद रहेगा। ठीक है। इसके बाद अगर इन परियोजना को, ये इंपोर्टेंट है, भी कई बार पूछा गया, यानी भाखड़ा और दामोदर और हीराकुंड, इन परियोजनाओं को आधुनिक मंदिर के नाम से पुकारा था। तो किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये भी कई बार पूछा गया। 2 अक्टूबर 1952। पाउस मारिए जरा। चलो जी ध्यान दो। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गई बात? तो ध्यान देना किसके सहयोग से लगाए। यहां पे पूछा गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952। अगर पूछ ले किसके सहयोग से? अमेरिका। लेकिन ये क्या हो जाती है? असफल। एक हम पढ़ते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम। बताओ जी कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1975 था। ठीक है। और ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 20 सूत्री कार्यक्रम कब चला था? तो हम कहेंगे कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 5वीं। और कब चला था? 1975। एक बताओ अच्छा क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 5वीं। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया? 5वीं। ठीक है। अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम 1956 से 1961, 1956 से 1961। प्राथमिकता की अगर बात करें, उद्योग। देखो जब हमारे पास पहली बार, यानी हमने पहला जो उद्देश्य मेन क्या था हमारे लिए, खाने के लिए यहाँ पे अनाज नहीं था, तो हमने सबसे पहले टारगेट किसे किया? कृषि। कि हमारे पास अगर अनाज होगा, सबसे पहले आदमी को क्या चाहिए भाई? खाना चाहिए ना। खाने के बाद तो काम करेगा, या पहले काम करेगा फिर बाद में खाएगा? नहीं, पहले तो पेट भरना पड़ेगा ना, तब जाके वो काम करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले खाने के लिए अनाज किया। विकास दर जो हमने रखी थी, कितनी रखी थी इसमें? 2.1, लेकिन बढ़ के मिली कितनी? 2.7। तो खाने के लिए अनाज हो गया। अब क्या चाहिए हमें? काम चाहिए। तो हमें क्या लगाने पड़ेंगे? उद्योग। क्या लगाने पड़ेंगे? उद्योग। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूं 1956 से 1961, इसमें हमने सबसे पहले प्राथमिकता किसे दी? उद्योग। और इसका मॉडल कई बार एग्जाम में पूछा गया, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। एक हम पढ़ते हैं सांख्यिकी दिवस, कब मनाते हैं? हाँ जी, 29 जून। ठीक है, 29 जून को मनाते हैं ना। वो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस। ठीक है। अगर पूछ ले इसमें विकास दर कितनी रखी थी? 4.5।
4.5। तो ध्यान रखना इंपोर्टेंट है दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग। जब उद्योग को हमने प्राथमिकता दी तो हम देखते हैं इसमें कितने उद्योग लगाए जाते हैं, तो हम देखते हैं 3। कितने लगाए जाते हैं? 3। 3 उद्योग कौन कौन से? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। ठीक है, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर स्टील प्लांट कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए? दूसरी। इंपोर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना वो ये पूछा जाता है बोकारो। बोकारो कौन सी में लगा था? तीसरी में। बोकारो कौन सी में लगा? तीसरी में। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस। सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस, ध्यान रखना। और हम देखते हैं योजना अवकाश की अगर बात कही जाए, योजना अवकाश भी कौन सी पंचवर्षीय योजना में रहा था? तीसरी। कौन सी में रहा? तीसरी में। और चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? गॉडगिल। ये भी कई बार एग्जाम में मॉडल हमेशा याद रहने चाहिए। पहली का क्या था तो हम कहेंगे कौन सा था? हेराल्ड डोमर। और दूसरी का और तीसरी का सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस। और चौथी का कहे तो गॉडगिल। कौन सा था? गॉडगिल। अगर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में होगी तो चौथी। लेकिन अगर पूछ ले भारत के अंदर, हाँ जी क्या हो गया? गलती है कुछ क्या? हरित क्रांति नहीं, पंचवर्षीय योजना तो यही रहेगी। ठीक है, अच्छा। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारत के अंदर है जी 66-67। चलो इसे देखना पड़ेगा, अगर गड़बड़ हुई तो चेक करूंगा इसे। ठीक है, एक बार तुम भी देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था इसमें कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारत के अंदर हरित क्रांति की जन्मस्थली कही जाती है पंतनगर। और पंतनगर कहाँ से है तो उधम सिंह नगर। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोकारो स्टील प्लांट कहाँ से है। तो बोकारो कहाँ से है तो हम कहेंगे झारखंड। बोकारो कहाँ से है तो झारखंड। अगर भिलाई कहे तो छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ से है? छत्तीसगढ़। राउरकेला कहाँ से? उड़ीसा। दुर्गापुर कहाँ से? पश्चिम बंगाल। बोकारो कहाँ से हो गया? झारखंड। बोकारो कहाँ से है? झारखंड। भिलाई कहाँ से है? छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ से है? छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ से है? छत्तीसगढ़। राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला उड़ीसा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। बोकारो बताओ कहाँ से? बोकारो झारखंड। बोकारो झारखंड। बोकारो झारखंड। भिलाई भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई छत्तीसगढ़। राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला उड़ीसा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। देखो जब ये पंचवर्षीय योजना लगा, ये क्या बोलते हैं, स्टील प्लांट लगाए गए तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो हमने क्या किया, दूसरों यानी दूसरे देश रहे, सहयोगी देश रहे, तो यहाँ पे हमने इनसे क्या ली? हेल्प ली। यानी अगर पूछ लेगा कि बोकारो, बोकारो में सहयोगी देश कौन था? रूस। कौन था? रूस। और भिलाई में कौन था? रूस। भिलाई में भी कौन था? रूस। राउरकेला में कौन था? जर्मनी। राउरकेला में जर्मनी। दुर्गापुर में ब्रिटेन। दुर्गापुर में ब्रिटेन। तो बोकारो में कौन रहा? रूस। बोकारो में रूस। बोकारो में रूस। भिलाई में रूस। भिलाई में कौन रहा? रूस। और राउरकेला में जर्मनी। दुर्गापुर में ब्रिटेन। दुर्गापुर में ब्रिटेन। याद रखना, अगर पूछ ले संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है? 368। अगर पूछ ले संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने कहां से ली? दक्षिण अफ्रीका। कहां से ली? दक्षिण अफ्रीका। और यहां से 2-3 क्वेश्चन ज्यादातर फोकस किए जाते हैं। अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? दोषी का संरक्षण। दोषी का संरक्षण। और 21 प्राण या दैहिक स्वतंत्रता। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, या यहाँ पे कहेंगे व्यक्तिगत की व्यक्तिगत क्या है? स्वतंत्रता का संरक्षण। ये भी कई बार पूछा गया। अगर पूछ ले 16 कई बार आया, लोक नियोजन में समानता, ये तो अभी हाल ही में पूछा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 17 खतरा, ध्यान रखना। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किया गया कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 112 बजट कई बार पूछा गया। बजट कई बार 116 की बात करें लेखा अनुदान, ये भी अभी हाल ही में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में? 368। किसमें आता है? 368। लेकिन संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली? दक्षिण अफ्रीका। अनुच्छेद 20 का संबंध दोषी का संरक्षण।
20 का संबंध दोषी का संरक्षण, 21 में प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, 21 में प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, 16 में लोक नियोजन में समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 112 में आता है बजट और 16 में आता है लेखा अनुदान। 116 में लेखा अनुदान। बताओ जरा 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967। अगर पूछ लिया जाए 8वीं अनुसूची में, यानी मूल संविधान के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? कितनी दी थी? 14। लेकिन आज वर्तमान में कितनी है? तो 22। कितनी है? 22। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर 21वां संविधान संशोधन कब होता है? 1967। 1967। अगर संबंध किससे? सिंध भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में यानी 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। कौन से संशोधन में? 21वां। कौन से संशोधन में? 21वां। और 21वां कब हुआ था? 1967। लेकिन 71वें की बात करें तो 1992। तो यहाँ पे कितनी भाषाओं को जोड़ा? 3। और 3 में ध्यान रखना नमक में क्या रहेगा? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। लेकिन 92वां संविधान संशोधन 2003। अगर पूछ ले इसमें कितनी भाषा जुड़ी? 4। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। BDMS याद रहेगी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो 21वां कब हुआ? 21वां 67। कितनी भाषा? 1। कौन से नंबर की? 15वीं भाषा का नाम है सिंध। फिर हम देखते हैं इसमें, अगर पूछ ले कि 3 भाषाओं को कौन से संशोधन में जोड़ा गया? 71वां। कौन सा संशोधन था? 71। ठीक है, कौन सा संशोधन रहा? 71वां। और 71वां कब हुआ? 1992। अगर कहे एक भाषा तो हम कहेंगे 1967। संशोधन कौन सा? 21वां। अगर कहता 3 भाषा, 71वां संविधान संशोधन। 3 भाषा, 71वां संविधान संशोधन 1992। लेकिन अगर 3 भाषा के नाम पूछे तो नमक याद रखना है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। लेकिन अगर कहे 4 भाषा तो हम कहेंगे कौन सा होगा? 92वां। 4 भाषा, 92वां संविधान संशोधन। और कब हुआ? 2003। और याद क्या रखना है? BDMS। क्या याद रखना है? BDMS। याद क्या रखना है? BDMS। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद रहेगा। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च। बताओ अच्छा जरा, साइकिल दिवस कब मनाते हैं? 3 जून। कब मनाते हैं? 3 जून। अगर पूछ लिया जाए गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर। कब मनाते हैं? 22 दिसंबर। कंप्यूटर दिवस तो सभी को पता है। मानव अधिकार, ओजोन दिवस, महिला दिवस। अगर पूछ ले पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जल दिवस, गोरैया दिवस, गोरैया 20 मार्च। अगर पूछ ले गोरैया दिवस कब मनाते तो 20 मार्च। तो यहाँ पे पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। योगा दिवस 21 जून। पर्यावरण 5 जून। सांख्यिकी 29 जून। जल दिवस 22 मार्च। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। जितने भी क्वेश्चन है सारे सिलेक्टेड है, आलतू फालतू नहीं लगा रखा इसमें। और तुमने देखा भी कि सारे बिल्कुल क्या है, जो पेपर में आए उन्हें लगाया गया। ठीक है, और जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ओजोन दिवस हम कहेंगे तो 16 सितंबर। और थल सेना कब मनाते हैं? 15 जनवरी। अच्छा बताइए जरा, गणित दिवस तो ध्यान रखना 22 दिसंबर। ये सेवा दिवस कई बार पूछा गया 17 सितंबर। लेकिन किसके जन्म? 17 सितंबर किसके जन्म दिवस पर? नरेंद्र मोदी। किसके जन्म दिवस पर? नरेंद्र। राष्ट्रीय एकता 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता 31 अक्टूबर। लेकिन जन्मदिन किसका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर पूछ ले राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। राष्ट्रीय मेजर ध्यानचंद। बाघ दिवस बताइए जरा। अरे फिर 29 अगस्त, 29 जुलाई। तीसरी बार गलती कर दी है।
ठीक है, तो ध्यान रखना 29 जुलाई कब मनाते हैं? 29 जुलाई। लेकिन अगर कहता है खेल दिवस 29 अगस्त, बाघ दिवस 29 जुलाई, क्लियर हो गया। इसके बाद अगर किसके जन्म दिवस पर? मेजर ध्यानचंद, याद रहेगा इतना। इसके बाद अगर बात करें थल सेना, बताओ। थल सेना 15 जनवरी, थल सेना 15 जनवरी, वायुसेना 8 अक्टूबर, वायुसेना 8 अक्टूबर, नौसेना 4 दिसंबर, नौसेना 4 दिसंबर। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। कब मिली थी मुक्ति? बताओ, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? है जी 1510, 1510। अगर पूछ ले यहाँ, अच्छा बताओ जरा, पुर्तगालियों का पहला अगर पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था, नाम क्या था? फ्रांसिस्को अल्मेडा। ठीक है, भारत के अंदर ब्लू वाटर नीति किसने? लेकिन अगर पूछ लिया जाए, यहाँ पे पूछ लेगा मुंबई को राजधानी बनाया था? नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। गोवा को बनाया था। अच्छा, गोवा को बनाया था। ठीक है, मुंबई को नहीं, मुंबई तो दहेज में मिला था। ठीक है, किसका दिल आया था? हाँ, कैथरीन का किस पे आया था? चार्ल्स द्वितीय। कह रही थी कि ब्याह करूंगी तो इससे ही करूंगी। ठीक है, दहेज में क्या दिया? गोवा, मुंबई दिया। गोवा पे तो अधिकार कर लिया, दहेज में दिया था गोवा। उल्टा बोल रहा हूं बार बार। ठीक है, दहेज में मुंबई दिया, अधिकार कर लिया गोवा पे। ठीक है, अब सही हो गया। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर। सच बताओ भाई, रात से अब तक मैं सोया नहीं, रियल में कह रहा हूँ। कल हम 3:30 बजे पहुंच गए थे हॉस्पिटल में, तो पूरी रात रहा, पूरे दिन वहीं रहे। तुम लोग सोच रहे हो पता नहीं छुट्टी क्यों कर रखी है। ठीक है, छुट्टी इसलिए करी थी, तो हॉस्पिटल में रहा। सुबह फिर डाटा सोचा डाटा बनाऊं नया, फिर बना नहीं पाया। फिर मैंने कहा फिर पिछले वाला रिपीट कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, चलो। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। कब मनाते हैं? 20 मार्च। क्लियर हो गया इतना? आगे चले। इसके बाद बताओ जी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलने वाला भाई तुम्हें। ठीक है, यहाँ से भी एसआई में भी पूछा गया और यहाँ से इसमें भी मिलने वाला। एक शॉर्ट कमांड तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ठीक है, कंप्यूटर के 6 क्वेश्चन तो जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है, 6 मिलेंगे पूरे। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर में डेटा सेलेक्ट करने की शॉर्ट कमांड क्या है? तो कंट्रोल ए। ध्यान रखना, ए से हम क्या करते हैं? सेलेक्ट। ए से क्या करेंगे? सेलेक्ट। यानी कंट्रोल के साथ में जब मैं ए दबाऊंगा, ये सेलेक्ट की पोजीशन में आ जाता है। ये किस में आ जाता है? सेलेक्ट हो गया। और बी का मतलब हो जाता है बोल्ट। बोल्ट का मतलब यानी कोई अगर मैं अक्षर लिख देता हूं तो उभर के आ जाता है। जैसे, एक मिनट रुको, दिखा देता हूं है। हाँ, लो दिखाई दो। अब मान लो यहाँ पे लिखा आया है, साइज बढ़ा दो जरा। चलो भाई, ये लिखा हुआ है राम लिख दिया, इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, अभी देखो, इसे अगर मुझे क्या करना, बोल्ट का मतलब ये रहता है इसमें, यानी यहाँ पे बोल्ट कंट्रोल के साथ में अगर मैं इसे क्या कर दूं, पहले मैंने सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल के साथ में इसमें क्या दबा दिया? बी। तो कुछ दिखाई दिया होगा चेंजिंग, दिखाई दिया ना। पहले क्या था? यानी पहले हल्का था, अब क्या हो गया? उभर के आ गया। इसे ही कह दिया, इसे हम क्या बोलते हैं? बोल्ट। क्लियर हो गया। और इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे हम सी से किसी चीज को कॉपी कर देना। पहले सिलेक्ट करेंगे फिर उसे कॉपी, कंट्रोल के साथ में सी, और बी के साथ में क्या करते हैं? पेस्ट। यानी दूसरी जगह ले जाके हूबहू वही डाटा जो का तू रख देना, उसे हम क्या कहते हैं? पेस्ट। बी से होगा पेस्ट। और डी से क्या हो जाता है? डिलीट। डी से क्या होगा? डिलीट। और पी से क्या हो जाता? प्रिंट। और एस से क्या हो जाता? सेव। तो ए से क्या हो गया? ए से हो गया सेलेक्ट, बी से हो गया बोल्ड, बी से क्या हो गया? बोल्ड, सी से हो गया कॉपी, सी से क्या हो गया? कॉपी, और बी से हो गया पेस्ट, बी से क्या होगा? पेस्ट, डी से हो जाएगा डिलीट, और पी से हो जाएगा प्रिंट, और एस से हो जाएगा सेव। एस से क्या हो जाएगा? सेव। तो यहां से कमांड जरूर पूछी जाती है। कंप्यूटर में पेस्ट करने की शॉर्ट कमांड क्या है? कंट्रोल प्लस वी। अंडू की बात कर लेते, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। एक तुम्हें यहाँ पे चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, ये वाला देखो जरा, ये वाला एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ये अंडू है।
अंडू का यानी अंडू का अगर कोई चीज हमसे मिस्टेक हो जाए और हमें बाद में ध्यान आए कि गड़बड़ हुआ है तो हम उसे 2 बार इस या तो इसे क्लिक कर लो या कंट्रोल के साथ में जेड दबा दो, उसी पोजीशन पे आ जाओगे। ठीक है। कंप्यूटर में वोलेटाइल मेमोरी, ये कई बार पूछा गया, वोलेटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है? रैम। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और रैम का सभी को पता है पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहते हैं हम रैम, किसे कहेंगे? रैम। और कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम, क्या होती है? रोम। और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी रोम हो जाती है। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया गया? मशीनरी। कौन सी भाषा का? मशीनरी। अगर पूछ ले दूसरी पीढ़ी में असेंबली, दूसरी में असेंबली, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें चंद्रयान 3, ये कब लॉन्च हुआ था? बताओ जी, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चंद्रयान 3 कब लॉन्च होता है? तो हम कहेंगे 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। क्या था? प्रज्ञान। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। अब देखो इन्हें ज्यादा फोकस करता है, या तो ये क्वेश्चन देता है या ये देता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1901। 1901। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया 1913। कौन सी रचना थी? गीतांजलि। रचना थी गीतांजलि। अगर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये बदल गए भाई, कौन है बताओ जरा। हाँ जी बताओ कौन है? संजय मल्होत्रा है ना। ध्यान रखना जरा, ये बदल गए, 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा। ठीक है, पाउस करिए जरा 1 मिनट। चलो भाई ध्यान दो इसमें भी जरा, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहां से तो बिल्कुल आना ही आना है क्वेश्चन मेमोरी से। ठीक है, मेमोरी की अगर मैं बात करूँ, ये तो सभी को पता है, कंप्यूटर की अगर हम मेमोरी की बात करें तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है कंप्यूटर मेमोरी की? तो हम क्या क्या बोलते हैं? बिट। क्या बोलेंगे? बिट। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान रखना, 4 बिट। 4 बिट, बिट का मतलब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? बाइनरी डिजिट। क्या लगाते हैं? बाइनरी डिजिट। तो 4 बिट में हम कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक बिट या एक निब्बल में, एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? 4। याद रहेगा। या 4 बिट बराबर क्या होता है? एक निब्बल। ये चीज तो बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि ये बार बार यहाँ से पूछा जाता है। और 8 बिट जब जुड़ जाते हैं ना, 8 बिट जब जुड़ेंगे तो क्या बनता है? 1 बाइट। क्या बनेगा? 1 बाइट। ये 2 चीज तो हमें याद रखनी है, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें लॉजिक लगाएंगे, है ना। अगर 4 बिट बराबर क्या होता है? 1 निब्बल। अगर 8 बिट जुड़े तो क्या बनेगा? 1 बाइट। ठीक है, बाकी तो एक बार इसे देख लेना, इसमें मैंने बता रखा है। अब मेन चीज क्या है यहाँ पे, हमें ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आने ही आने वाला है। मैं सबको कह रहा हूँ, इसमें मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे जाके हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या है? बीबी की मैगी टेप में एक साथ जय बोली। ठीक है, बीबी की मैगी टेप में एक साथ जय बोली। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ बी का मतलब क्या होगा? बिट। और दूसरे बी का मतलब बाइट। और की का मतलब क्या होगा? किलो बाइट। फिर क्या हो जाएगा? मेगाबाइट। और फिर क्या हो जाएगा? गीगा। 1 मिनट, गलती होगी। ठीक है, मैगी में ही रहा है अभी, ये आ गया। ग से क्या बन गया? गीगाबाइट। टी से बनेगा टेराबाइट। फिर क्या हो जाएगा? पेटाबाइट। फिर क्या होगा? ये तो सजाने के लिए से, फिर होगा क्या? एक्साबाइट। पूरा है एक्साबाइट। और साथ भी क्या है? से थोड़ा सजाने के लिए। जय का मतलब क्या होगा? जेटाबाइट। फिर क्या होगा? योटाबाइट। अब इसे याद कैसे रखना है? तो ये एक दो बार इसे लिख लेंगे ऐसे, यानी बीबी की मैगी टेप में एक साथ जय बोली। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 2 चीज तो हमें याद रखनी है। अगर 4 बिट जुड़ती है तो क्या बनता है? 1 निब्बल। क्या बनेगा? 1 निब्बल। अगर 4 बिट जुड़ी तो 1 निब्बल, या 1 निब्बल बराबर कितना होता है? 4 बिट। कितना याद रहेगा? दूसरा अब इसमें इंपोर्टेंट क्या है, इसे याद कैसे रखना भाई? ये तो हमें पता चल गया, अगर 8 बिट जुड़ते हैं, 8 बिट जुड़ते हैं, 8 बिट जुड़ते हैं तो क्या बनता है? बनेगा नहीं बनेगा? 1 बाइट। समझ में आ गया? अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है। जब 1024
बाइट जुड़ते हैं तो क्या बनता है, किलोबाइट। बनेगा नहीं बनेगा, 1 किलोबाइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कहूं जब 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट जुड़ते हैं तो क्या बनता है, मेगाबाइट, याद रहेगा। और जब 1024 मेगाबाइट जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, गीगाबाइट। और जब ऐसे 1024 गीगाबाइट जुड़े तो क्या बना, टेराबाइट। और जब 1000 टेराबाइट जुड़े तो क्या बना, पेटाबाइट। और जब 1024 पेटाबाइट, भाई सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 1000 शुरू के तो याद रख ले, यानी 4 बिट बराबर 1 निब्बल, 4 बिट बराबर 1 निब्बल, 8 बिट बराबर क्या होगा, 1 बाइट। फिर तो इसके बाद 1024 ही है सब में। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना, दो चीज पूछी जाती है यहाँ से, एक तो ये किलोबाइट पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है गीगाबाइट। ये सबसे ज्यादा पूछा, एक पूछा जाता है पेटाबाइट, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी में सब में क्या है, 1024 जोड़ते चले जाओ, अगली अगली वैल्यू अपने आप बनती चली जाएगी। तो सिर्फ याद रखना है, बीबी की मैगी टेप में एक साथ जय बोली। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आना, ध्यान रखना जरा, ठीक है।